परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। और इस चैप्टर में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सार्थक अंक के बारे में। अब सार्थक अंकों की पहचान कैसे करेंगे, हम इसका वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अब आप सार्थक अंक को कैसे पहचानेंगे कि किसी संख्या में सार्थक अंक कितने हैं। तो इसके कुल नियम हैं और ये निम्नलिखित नियम यानी कई नियम हैं। इन नियमों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक, तो पहला नियम है संख्या में उपस्थित प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। संख्या में उपस्थित प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जैसे कोई भी संख्या अगर लिख दी गई 2462 और इसमें जो है कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक इसमें 4 होंगे। कोई भी संख्या है अगर उसमें जितने भी अशून्य अंक उपस्थित हैं ये सभी क्या हैं, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 4 है। पहले नियम के अनुसार कोई भी संख्या यदि आपको दी गई है और उस संख्या में जितने भी अशून्य अंक, अशून्य मीन्स जिसका मान शून्य ना हो, ठीक, अशून्य अंक सार्थक होंगे, सभी अशून्य अंक। इसके बाद जो आपका है, इसके बाद आपका है सेकंड पॉइंट कि दशमलव तथा दशमलवहीन, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव उपस्थित हो और ऐसी संख्या जिसमें दशमलव उपस्थित ना हो, दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका है 3002, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। और यदि इसी में लिखा गया है 3.0003, तो इसमें 5 सार्थक अंक हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव यानी अशून्य अंकों के बीच में ये शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ये दशमलव के बीच में है, अशून्य अंकों के बीच में है, ये आपकी दशमलव विहीन संख्या है, दशमलवहीन संख्या है और ये दशमलव संख्या है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि बीच में शून्य है। किनके बीच में है, अशून्य अंकों के बीच में है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे दूसरे नियम के अनुसार। पहले नियम में सभी अशून्य अंक सार्थक है, दूसरे नियम में है दशमलवहीन या दशमलवहीन संख्या है और उसके बीच में, यानी दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आएंगे वे सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तीसरा क्या है, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। जैसे आपका है 3200 में केवल 2 सार्थक अंक हैं। अगर आपका 302 लिखा है तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, यहाँ अशून्य अंक के बीच में शून्य है, लेकिन आपका ये 32,000 हो जाएगा तब भी इसमें 2 ही सार्थक अंक होंगे। यानी इस तीसरे नियम का कहने का मतलब है कि दशमलवहीन संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव उपस्थित नहीं है और उस संख्या के अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के सबसे दाईं ओर जितने भी शून्य उपस्थित होंगे वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है दशमलव बिंदु के बाईं ओर अशून्य अंक के दाईं ओर। यहाँ ध्यान देना है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर और अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के बाईं ओर, जैसे यहाँ दशमलव लगा 20 और अशून्य अंक के दाईं ओर, यहाँ पे हमने एक अशून्य अंक लिख दिया, तो इसके दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। आपके ये चौथे पॉइंट का है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर मीन्स दशमलव अगर यहाँ लग जाए, दशमलव बिंदु के बाईं ओर हुआ और अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाहिनी ओर है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर है, ये सभी शून्य क्या होंगे,
सार्थक अंक में होंगे। अब इसमें आपका जो है 4 सार्थक अंक है, या इस तरह से लिख दिया गया 32,000। ठीक, इसमें भी आप देख रहे हैं कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। ध्यान देना है, यहाँ अभी हमने 32,000 लिखा था, उसमें दशमलव नहीं लगा था, केवल 2 ही सार्थक अंक थे। वह तीसरे नियम के अनुसार दशमलवहीन संख्या थी, और दशमलवहीन संख्या के दाहिनी ओर, एकदम दाहिनी ओर जो शून्य होंगे, अशून्य अंक के दाहिनी ओर जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन यहाँ ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, और दशमलव बिंदु के बाईं ओर अशून्य अंक के दाहिनी ओर के जितने शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे। 5वें में यही आप, चौथे में दशमलव बिंदु के बाईं ओर अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक, अगर दशमलव वाली संख्या है तो उसके बाईं ओर के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे, लेकिन दशमलव वाली संख्या नहीं है तो अशून्य अंक के सबसे दाईं ओर के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। इसके बाद 5वां है, दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंकों के बाईं ओर, अशून्य अंकों के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब यहाँ कौन सी, दशमलव वाली संख्या में 5वें पॉइंट के अनुसार आपका है 0.0032। ये आपका दोनों शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। यही कारण है, दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होगा। इस 5वें नियम के अनुसार दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो यहाँ केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। इसके बाद 6वां है कि दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब यह अगर इसमें हम 2 जीरो और लगा दें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो क्लियर हुआ। ये प्रत्येक टॉपिक के अनुसार, यानी सभी के अनुसार आपको देखना है कि कौन कौन से अंक सार्थक अंक हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ये सभी नियम आपको पूर्णतया तैयार होने चाहिए। 6 नियम हैं सार्थक अंकों, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान के लिए कुल 6 नियम हैं, और इन्हीं 6 नियम में से आप 6 नियमों के अनुसार ही देखेंगे कि किसी संख्या में कितने सार्थक अंक उपस्थित हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सार्थक अंकों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन हल कर लीजिए। सार्थक अंकों पर आधारित ही प्रश्न है, कौन सा अधिक परिशुद्ध है। सबसे पहले आप परिशुद्ध पर जानिए। तो एक क्वेश्चन दिया है, मीटर पैमाने द्वारा, मीटर पैमाने द्वारा, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाइयां, 2 छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 50.0 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर नापी गई हैं, नापी गई है। मीटर पैमाने के अल्पतमांक, मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है, कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है, अधिक परिशुद्ध है। तो देखिए, यहाँ परिशुद्ध माप के लिए हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए। प्रतिशत त्रुटि इसमें आप निकालिए, तो पहली माप का प्रतिशत त्रुटि, पहली माप का प्रतिशत त्रुटि ये बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है तो यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर में 0.1 बटे 50 गुणे 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 2%। इसमें त्रुटि कितनी आई, 2%। अब इसमें जानिए कि परिशुद्ध अधिक वही होगा जिसकी त्रुटि कम होगी।
दूसरी माप की प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए दूसरी माप आपकी यहाँ भी 0.1 ही 1 मिलीमीटर ही है और माप कितनी है 1.0 गुणे 100, यही ना 1.0 गुणे 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका मान कितना आएगा, इसका मान आपका जो है यहाँ पे आएगा कितना 100% ही आएगा ना, 10% आएगा। इसमें त्रुटि जो है 2% है, इसमें कितनी हो रही 10%। तो कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है, 50 सेंटीमीटर वाली माप अधिक परिशुद्ध है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि पहली माप यानी जिसमें त्रुटि कम हो रही है, एक चीज 50 दूनी 100, यहाँ 0.2 हो रहा है, 0.2 होगा ना। पहली माप अधिक परिशुद्ध है, पहली माप ही अधिक परिशुद्ध यहाँ पे उपस्थित है, यानी दोनों मापों को मीटर स्केल से ही मापा गया। कौन सी अधिक परिशुद्ध है, इसको ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि निकाल लिया गया। जिसकी प्रतिशत त्रुटि कम है वह अधिक परिशुद्ध है, इसकी प्रतिशत त्रुटि 10% है, इसमें 0.2% है, इसलिए यह प्रतिशत त्रुटि कम होने के कारण यह अधिक परिशुद्ध है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्रतिशत त्रुटि का। एक क्वेश्चन है, जल को गर्म करने पर उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1 अंश सेल्सियस से 40.0 प्लस माइनस 0.2 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अधिकतम संभावित त्रुटि आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आप निकालेंगे जल के ताप में वृद्धि क्या हो रही है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो आपको यहाँ दिया है जल के ताप में परिवर्तन दिया है, तो ताप में वृद्धि कितनी हो रही है, जल के ताप में वृद्धि, और ताप में वृद्धि को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डेल्टा थीटा या थीटा कर लीजिए। इसमें थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, थीटा ही है मान लीजिए ताप में वृद्धि, और θ2 कितना है, θ2 माइनस θ1 करना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका तापांतर है और ये पहले जो दिया गया है वो कोण में है, ठीक ना। तो यहाँ से ये θ2 कितना है 40 माइनस 30 बराबर कितना आ गया 10, थीटा का मान आ गया 10 अंश सेल्सियस। इसके बाद तापांतर में अधिकतम संभावित त्रुटि, दूसरा वाला ताप का है, तापांतर में अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि इसमें निकालना है तापांतर में, तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा थीटा। तापांतर में कितनी त्रुटि हो रही है, ये ताप है ये तापांतर है, यहाँ भी ये ताप है ये तापांतर है, तो पहले ताप में त्रुटि निकाली गई फिर तापांतर में निकालेंगे। तो 0.2 माइनस 0.1 बराबर आएगा 0.1 अंश सेल्सियस। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा
यहाँ आपका 0.2 प्लस माइनस और प्लस माइनस। तापांतर में त्रुटि निकालने के लिए इसको हम ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। पहले में ताप में वृद्धि निकाली गई तो वृद्धि कितनी हो रही है 10 अंश सेल्सियस। अब इसमें त्रुटि कितनी हो रही है, यह त्रुटि निकालने के लिए हम इसको ऐड करेंगे, दोनों त्रुटियों को जोड़ देंगे तो 0.3 अंश सेल्सियस आया। अब यहाँ ताप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, अतः अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ये बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान थीटा। डेल्टा थीटा यानी तापांतर बटे ताप में वृद्धि। तापांतर कितना है 0.3 बटे ताप वृद्धि कितनी है 10, तो आया कितना 10 से और भाग हो जाएगा। हाँ, प्रतिशत त्रुटि है गुणे 100 रहेगा, गुणे 100 तो 10 से भाग करेंगे, यहाँ 10 आएगी यानी ये आप आ गया 3%। 3% ये आपकी त्रुटि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि पहला वाला जो दिया है वो ताप में वृद्धि है, उससे हम ताप वृद्धि को निकालेंगे, और दूसरा वाला जो दिया है प्लस माइनस करके वो तापांतर दिया है, और तापांतर अधिकतम तापांतर में प्रतिशत त्रुटि या संभावित त्रुटि निकालने के लिए, अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने के लिए तापांतर में दोनों को ऐड कर देंगे। और सूत्र आपका है अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा डेल्टा थीटा अपान थीटा, यानी संभावित त्रुटि बटे ताप में वृद्धि गुणे 100, और इससे आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार ये आपके देखिए एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे। अभी हम आपको इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हम आपको क्रम वाइज अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो अगली क्लास के लिए आप जो है हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, तभी आपको इसके आंकिक प्रश्नों के हल प्राप्त हो पाएंगे। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।